चलें भी। अब ज़रा बेटा आज का जो 9th क्लास के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, याद है ना सबको। तो उसमें हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो भी हमने पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे आप? सेंटर ऑफ मास। तो 9th की जो फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है? 4। और लेक्चर आज हमारा कौन सा है? 7 है कि 8 है? चलें भाई। तो टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, गौर से आपने समझना है। वैसे तो आप सादा लफ्ज़ों में कहेंगे किसी भी मैथ्स का सेंटर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फिज़िक्स आपकी क्या कहती है। देखिए भाई, ये मेरे पास एक बुक है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये समझे कि मैंने इस साइड पे नहीं पकड़ा हुआ, वैसे ही मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। ये इस फिंगर से मैं लगा रहा हूँ फोर्स, किताब के ऊपर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे मैं कॉर्नर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बुक अंदर को घूम रही है, अंदर को आ रही है ना घूम के, ऐसे है कि नहीं। अगर मैं इस कॉर्नर पे फोर्स लगाऊं तभी बुक अंदर को घूम के आती है, रोटेशन करती है। छोड़ूंगा तो रोटेट करेगी ना, ऐसे है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे रखूं फिंगर को तब भी अंदर को रोटेट करती है, यहाँ पे रखूं तब भी रोटेट करती है, हर जगह पे। लेकिन अगर सेंटर में रखा जाए, बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से इसको पकड़ लूँ या सेंटर से इसको मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रख दूँ तो अब तो नहीं ना घूम रही, ऐसे है कि नहीं। तो अब इसको मैं हरकत दे सकता हूँ। अब इसको आपने घूमना नहीं समझना, घूमने से मुराद ये है कि अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ये घूमे ऐसे, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी का, ऐसा पॉइंट जहाँ पे लगाई गई फोर्स उस बॉडी को रोटेट किए बगैर, घुमाए बगैर हरकत दे। अब देखें भाई, ये किताब अंदर को नहीं घूम रही, सिर्फ मूव कर रही है, ऐसे नहीं। ये 9th क्लास में मैं जब छोटा था तो मैंने सीखा था घुमाना, ये बुक ऐसे घुमाते हैं, काफ़ी 2 महीने मैंने लगाए थे। अब ये मुझे भी भूल गई अब घुमानी। सो ऐसे आप पकड़ेंगे तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहाँ पे लगाई गई फोर्स जो है आपकी बॉडी को रोटेट किए बगैर मूव करवाए, घुमाए बगैर मूव करवाए। और कौन सा मोशन? रोटेटरी मोशन किए बगैर। अब ये रोटेटरी नहीं कर रही, अब ये सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर इस तरह अंदर को घूम के आती है ऐसे, फिर रोटेटरी होना था, समझ आ गई कि नहीं। सो अगर ऐसी किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहाँ पे लगाई गई फोर्स उस बॉडी को रोटेट किए बगैर, घुमाए बगैर हरकत दे, उस पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे ये आके बिना घूमे हरकत कर सकती है। समझ आ गई है कि नहीं आ गई? ठीक है। और सेंटर ऑफ मास को आमतौर पे आपकी बुक में उसने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। आप ऐसा करेंगे, इसकी जस्ट ये डेफिनेशन अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। बस उसको छोड़ो, वैसे बस ये ठीक है। उसके बाद बेटा आगे हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या टॉपिक का नाम है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे भी मुराद ये है, देखें इधर, किसी बॉडी का वो नुक्ता जहाँ पे उस बॉडी का जो सारा वेट है वो नीचे को लगता है, परपेंडिकुलर नीचे को लगता है। मिसाल के तौर पे ये बुक ही नहीं खड़ी हो रही, ये देखें भाई, ये जो मेरी फिंगर है, ये बुक का सारा जो वेट है इकट्ठा होकर मेरी फिंगर के ऊपर नीचे को नहीं आ रहा, ऐसे है कि नहीं। तो ये जो फिंगर है ये परपेंडिकुलर अभी बुक के, क्या है? बुक के परपेंडिकुलर है। तो किसी भी बॉडी का वो पॉइंट, वो नुक्ता जहाँ पे उसका जो सारा वज़न है, सारा उसका वेट है, वो वर्टिकली, उसको कहते हैं उर्दू में अमूदी,
अमूदी तौर पे वर्टिकली सीधा नीचे को लगे, आपका वेट बॉडी का नीचे को एक्ट करे, उस पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप कहेंगे किसी बॉडी का वो नुक्ता, वो पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का जो सारा का सारा वेट है, वज़न है, वो वर्टिकली अमुदन सीधा नीचे को एक्ट करता है, अमल करता है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब बेटा इसकी भी आप डेफिनेशन कर लेंगे बस, बाकी इसमें ज़्यादा बहस में नहीं आप जाएंगे। अब पॉइंट वेयर यहाँ से लेके ये जो रेड लाइंस में इसका लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको ज़रा डिफाइन भी कर देता हूँ आपके यहाँ पे। सो आपके पास था इट इज़ अ पॉइंट center of mass of a body is a point where the applied force causes the system to move without रोटेशन। किसके बगैर? रोटेशन के बगैर। तो किसी भी बॉडी का वो नुक्ता, वो पॉइंट जहाँ पे लगाई गई फोर्स उस बॉडी को घुमाए बगैर हरकत देती है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब जी ये वाली भी कर सकते हैं। अब मैं ज़रा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी आपको डेफिनेशन लिखवा दूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अ पॉइंट एक ऐसा नुक्ता है वेयर जहाँ द होल वेट बॉडी का जो सारा वज़न है एक्ट्स अमल करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, अमूदन नीचे की तरफ, इस कॉल्ड, वो नुक्ता क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है बेटा जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कपल। क्या है? कपल। ये बीच में जो टॉपिक आ रहा है इसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। अब आगे चलते हैं कपल। कपल हमारे पास क्या होता है? कपल आपके पास ये है भाई कि आपने कभी स्पैनर देखा होगा कुछ इस तरह से, जिसको आप दोनों साइड से पकड़ के फोर्स लगाते हैं। ठीक है। आप क्या करें कि एक साइड से फोर्स लगाएं इधर को और एक साइड से फोर्स लगाएं इधर को, पकड़ दें, चाबी को घुमाते हैं, वो गोल सा होता है, ऐसे है कि नहीं? तो अगर दो फोर्सेस हों, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, दोनों अनलाइक फोर्सेस हैं, अनलाइक पैरेलल, एक नीचे को जा रही है और एक इधर को जा रही है। याद है ना, इस तरह मैंने बताया था, एक इधर को फोर्स, एक इधर को, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अगर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बन रहा है इसका अपना, और इसका ये बन रहा है, ठीक है। बहरहाल तो आप ये कहेंगे अगर हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी बेटा सेम ना हो, वो ये कह लें कि वो सेम लाइन के लॉन्ग ना हो, तो उस केस में वो क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक कपल। कपल को कहते हैं जोड़ा। यहाँ पे जोड़े से मुराद फोर्सेस का जोड़ा है, ठीक है। और भी इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। आपने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखा हो, स्टीयरिंग देखा होगा, देखा कभी स्टीयरिंग गाड़ी का? इस तरह से एक हाथ से आप इसको पकड़ते हैं इधर से और ऊपर को घुमाते हैं, इस तरह ऊपर को फोर्स लगाते हैं, और एक हाथ से इधर से पकड़ते हैं और किधर को फोर्स लगाते हैं? नीचे को फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, एक हाथ से ऊपर को फोर्स लग रही है और एक से किधर को लग रही है? नीचे को। तो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, जो इसकी अपनी लाइन है, अपनी लाइन के लॉन्ग ये फोर्स लग रही है इधर F1 और इसकी और लाइन है, तो दोनों आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो एक लाइन के लॉन्ग एक्ट नहीं कर रही, तो ये क्या बना रही हैं? कपल बना रही हैं, ठीक है। अब ज़रा बेटा आपको पता है कि यहाँ पे ये जो आपका स्टीयरिंग है या फिर ये जो आपका स्पैनर होता है ये इस तरह घूमता है ना, जब आप उसको इधर से पकड़ें और इधर से,
ऐसे वो घूमता है। इस तरह स्टेयरिंग हो तो उसको आप ऐसे करें तो वो भी घूमता है। तो जब कोई चीज़ घूमती है उसके ऊपर फोर्स लगाने से तो उसमें क्या पैदा होता है, टार्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है, टार्क। अब तो यहाँ पे इसके अंदर कितना टार्क पैदा हो रहा है, तो आप कहेंगे टार्क कितना पैदा हो रहा है, ज़रा वो देखते हैं। ड्यू टू कपल बेटा फोर्सेस का, इन दोनों फोर्सेस के जोड़े को आप कपल कहेंगे, ठीक है। बहरहाल वो कितनी हो रही है ज़रा वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो टार्क है वो इक्वल है किसके, देखें मैंने ये बताया था कि फोर्सेस का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप मोमेंट आर्म कहेंगे। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये स्टीयरिंग इस लाइन के रोटेट कर रहा है सारा, ये इसकी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस फोर्स का यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोमेंट आर्म बन रहा है और इस फोर्स का यहाँ से लेके ये मोमेंट आर्म बन रहा है। तो हम दोनों फोर्सेस का इकट्ठा लेंगे। ये पॉइंट समझे आप, आपके पास O है, ये आपके पास यहाँ उसने और नाम दिया होगा, उसने नाम दिया हुआ O A, ये O है, ये A है और ये पॉइंट को आप कह लें B है। क्या है, O A B। क्लियर हो गया भाई। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहली फोर्स लिखेंगे, इसकी कितनी, इस साइड पे कितनी टार्क पैदा हो रही है। तो पहली साइड पे, इस साइड पे फोर्स है F1 और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो OA है। कितना है, OA है, ठीक है। और इस साइड पे बेटा फोर्स कितनी है, F2 है और इस साइड पे जो आपका मूवमेंट आर्म बन रहा है वो OB बन रहा है। कितना बन रहा है, या इसको इस तरह कर लें, सॉरी ये इसको आप A पॉइंट कह लें, इसको O पॉइंट कह लें और इसको B पॉइंट कह लें। तो ये आपके पास OA था या ये OA की बात है, ये OB है, ठीक है जी। सो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी ये दोनों फोर्सेस है, जब आप कहते हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है लेकिन फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल। यानी कि F1 और F2 आपस में क्या है, फर्ज करें ये F के इक्वल है। किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, ये जहाँ पे F1 F2 आ रहा है उसकी जगह पे आप सिंपल F लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, F कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया, OA जमा OB। अब ये जो OA और OB है ये बन रहा है डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये OA है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या OB है। ये सारा मिला के क्या बन रहा है, ये अकेला बन रहा है, इधर A आ रहा है और इधर B। तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ AB इस तरह भाई, कि जो OA जमा OB है वो इक्वल है किसके, अकेले के AB के। जिस तरह आपके पास दो 10-10 के नोट हों तो मिला के कितने बनते हैं, 20 बनते हैं। आप दो 10-10 के ले लें या एक 20 का ले लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो थे, इन दोनों को मिला के ये बन रहा है। तो हम इन दोनों की जगह पे यानी कि OA और OB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो बेटा याद रखना है कि आपके पास जब भी कोई कपल किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी उसमें जो टार्क पैदा होगा वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपने याद रखना है, पेपर में आपसे पूछेगा क्या, एक तो इसकी कपल की डेफिनेशन पूछेगा और साथ में पूछेगा कि कपल की वजह से जो टार्क पैदा होता है उसका कोई वो आपसे न्यूमेरिकल देगा, हल करने का पूछेगा या उसका फार्मूला पूछ लेगा। तो आपने ये फार्मूला जस्ट याद रखना है, ठीक है। एक ये याद रखना है और एक कपल की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। वो डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिखवा दूँ। कपल की डेफिनेशन है, कपल मैंने अभी बताया जोड़े को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे दो फोर्सेस का जोड़ा है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी कि दो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो आपको इस चैप्टर के शुरू में मैंने पढ़ाया था, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एक जितना है, दोनों एक ही जितनी है दोनों फोर्सेस। अब सेम मैग्नीट्यूड लेकिन वो एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। तो ये मिलके क्या बनाती हैं, एक कपल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक कपल बनाती हैं, ठीक है।
तो बेटा ये आप कपल की डेफिनेशन कर लें और साथ में इसका फार्मूला कर लें। अब जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये करेंगे, ठीक है। ये कपल की डेफिनेशन और ये कपल का यहाँ पे फार्मूला है, ये वाला जो टार्क पैदा हो रहा है जी। बेटा सिर्फ ये लिख लो, बाकी वहाँ पे लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे, अंडरलाइन कर लो वहाँ से। नहीं बस इतना काफ़ी हो, वैसे पढ़ लें। ये आप फार्मूला करेंगे, टॉर्क का जो पैदा होती है कपल की वजह से, ये कपल की डेफिनेशन करेंगे और पीछे से जो आपको बता दिया, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। चलें इसको ऑफ कर साथ।